हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो अगर आप एएमयू एंड जीएमआई की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह आए हो और ये गाइड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो भाई इस गाइड का क्या खासियत है, मैं सबसे पहले इस गाइड में मैं करवाता क्या हूँ। तो 25 से 30 मिनट के अंदर मैं पूरा चैप्टर आपको कवर कराता हूँ, मतलब रिवाइज करवाता हूँ, है ना, A to Z। और इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। और साथ के साथ मैं आपको करवाता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, 10 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आने के सबसे ज़्यादा चांस है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप वो चैप्टर जरूर देख लेना, लेक्चर है ना, वो लेक्चर जाकर देख लेना। वो भी 1 के 20 से 25 मिनट में आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट के अंदर। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसका भी आज चलेगा 1 कितने देर में बताओ, 25 से 30 मिनट के अंदर में। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके ब्रो, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल सबसे पूछता है कि बताओ कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन एंड क्या है, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सा कंजर्वेशन मतलब होता है हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे बचाते हैं। क्यों, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को मेरा कहलाता है कंजर्वेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज बोले तो क्या, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मतलब इन दोनों का अगर हम बचाएं तो ये हमारा कहलाता है कंजर्वेशन। अब देखो, प्लांट एंड एनिमल्स आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। हमें पता है, आपको ये इस लाइन से पूछता बताओ, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किस किस क्या क्या मतलब कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन कौन प्ले करता है, प्लांट एंड एनिमल जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मैनेज करने में। ठीक, उसी तरह देखो, डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर द मेजर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो मेजर थ्रेट आपसे पूछा बताओ, बायोडाइवर्सिटी का मेजर थ्रेट क्या है। तो क्या क्या है बताओ, आपको एनसीईआरटी में क्या गिवन है, एक है डिफोरेस्टेशन, दूसरा है हैबिटेट। ये सिंपल सा, इसे ये 3 लाइन से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछेगा बताओ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या कौन कौन करता है, प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट है ना एनिमल करता है। ठीक, और तीसरा चौथा क्वेश्चन पूछेगा मेजर थ्रेट क्या है बायोडाइवर्सिटी का, तो आपको क्या बोलना, डिफोरेस्टेशन ना हैबिटेट। ये देखो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। तो ये भी आपको क्वेश्चन ही है भाई, है ना। ये आप एज ए क्वेश्चन यूज करो, एज ए डिवीजन यूज करो। इससे मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, बस आपको वो लाइन ला कर दिया हूँ मैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। अब देखो आते हैं डिफोरेस्टेशन। तो आपका एनसीईआरटी में देखा है डिफोरेस्टेशन लिखा हुआ है। अब बात समझते हैं सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्री। अगर हम ट्री वगैरह को कट करें तो ये मेरा क्या कहता है, डिफिनेशन। एक लाइन का, एक सेंटेंस का ना, एक छोटा सा लाइन का आपका ये डिफिनेशन हो गया। किसके लिए कट करते हैं बताओ, इससे क्वेश्चन पूछता है बताओ डिफोरेस्टेशन क्या क्या काउज होता है, क्यों हम कट करते हैं, किसके लिए कट करते हैं बताओ, एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये 3 आपको मेन आपको याद रखना है। तो इन तीनों चीज़ के लिए जब हम ट्री को कट करते हैं तो मेरा क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। अब देखो, लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। किसकी वजह से बताओ, डिफोरेस्टेशन की वजह से। पूछेगा कि डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या क्या काउज होता है। तो क्या क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, और दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। अभी पूछेगा कि डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, तो कटिंग डाउन ऑफ ट्री। और थर्ड क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाएगा कि बताओ डिफोरेस्टेशन क्यों करते हैं, है ना, उसे क्यों क्यों करते हैं। आप एग्रीकल्चर करने के लिए डिफोरेस्टेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए करते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए करते हैं। ये तीनों चीज़ के लिए जनरली आपका डिफोरेस्टेशन किया जाता है। तो इन तीनों को कहीं भी आप लगाओ तो वहाँ पे जितने पेड़ पौधे होते हैं सबको काट कूट के हटा देते हैं, है ना भाई। समझ में आया क्या डिफोरेस्टेशन। आते हैं काउज ऑफ डिफोरेस्ट, क्या क्या हो सकता है काउज, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो सकता है इसका, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और क्या लॉगिंग एंड फॉर वुड एंड पेपर होता है, फॉरेस्ट फायर एंड ओवर ग्रेजिंग होता है। बस आपको ये लाइन याद कर लो। ये लाइन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको अगर आ गया तो मुझे बता देना, इस लाइन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या क्या इफेक्ट होता है। तो बताया ऑलरेडी बताया, एक तो आपको बताया लॉस ऑफ हैबिटेट होता है, दूसरा क्या होता है सॉइल एरोजन होता है, तीसरा क्या होता है क्लाइमेट चेंज होता है, चौथा क्या होता है बताओ, फ्लड एंड ड्रग्स होता है। ये चारों के चारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। अब देखो लॉस ऑफ हैबिटेट क्या होता है, इससे क्या नुकसान होता है, इस वजह से क्या नुकसान होता है, वो लाइन लिखा हुआ है। देखो इस वजह से क्या होता है कि इंडेंजर्ड स्पेसीज लॉस देयर हैबिटेट होम्स। जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है वो अपना घर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसे घर छोड़ना पड़ता है मजबूरी में, जिसकी वजह से ये कम होते जा रहे हैं और ये मर जाएंगे कल होके। इस वजह से हमें डिफोरेस्टेशन को बचाना चाहिए। सॉइल एरोजन से क्या होता है, लीड टू डिजर्टिफिकेशन। अगर सॉइल एरोजन ज़्यादा होने लगा तो उससे क्या होगा बताओ, उससे आपका होगा डिजर्टिफिकेशन होने लगेगा। उसी तरह क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर, जिसकी वजह से बताओ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसी तरह फ्लड एंड ड्रग क्यों होता है बताओ, ट्रीज होता है, हेल्प करता है आपको किसके लिए, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है, लेकिन आप उसे कट कर रहे हो तो जिसकी वजह से फ्लड वगैरह आने लग जाता है। सिंपल सा है। ठीक, समझ में आया क्या, है ना, आ गया ना, गुड। समझ में क्या, जैसे क्वेश्चन इसी से आएंगे भाई, है ना, इसीलिए इसको अच्छे से सुनो आप। एग्जाम देने से पहले
अगर आप एएमयू का तैयारी कर रहे हो या जीएमआई का कर रहे हो तो इसे कम से कम एग्जाम देने से पहले 2 से 4 बार इस सीरीज़ को ज़रूर देख कर जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। इसमें कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है और आपको यहाँ पे ये बताया जाता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कहाँ से आएंगे, है ना। चलो देखो, बायोडाइवर्सिटी इट्स इंपॉर्टेंट। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिंपल सा बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी का आपको पूछा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो वेराइटीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो। इसमें देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट भी आता है। पूछेगा बताओ बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या आता है, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। सिंपल सा ये हेल्प किस चीज़ में करता है, हेल्प एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोवाइडिंग फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। इन सब चीज़ों में आपका ये हेल्प करता है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक, समझ में आ गया, गुड। कंजर्वेशन मेथड क्या है कि आप इसको कैसे हम बचाएं, है ना, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएं। तो सबसे पहला मेथड होता है रिफॉरेस्टेशन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा मेथड होता है एफॉरेस्टेशन। तीसरा मेथड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डिफोरेस्टेशन का पूछता बताओ, एक तो आपसे पूछेगा बताओ कंजर्वेशन मेथड कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा मेथड बताओ। पहला डिफोरेस्टेशन, दूसरा एफोरेस्टेशन, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीन तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा बताओ, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन, व्हाट इज एफोरेस्टेशन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस स्लाइड से आपको बन सकता है। अब बताओ तो डिफोरेस्टेशन का क्या डिफरेंस है बताओ। तो प्लांटिंग ट्री इन अ रीस्टोर एरिया, डिफोरेस्टेशन मतलब कि एक जगह है, ये आपको सपोज की जगह है, यहाँ पे पहले प्लांट हुआ करता था, है ना। यहाँ पे क्या हुआ करता था, ये एक जगह है, यहाँ पे पहले देखो, सॉरी ग्रीन कर ले लो यार, है ना। प्लांट रेड कलर कब सोने लगा यार, है ना। तो ग्रीन कर ले लिया, तो ये प्लांट है, यहाँ पे हुआ करता था, किसी वजह से यहाँ पे हटा दिया गया, ये प्लांट यहाँ से हटा देगा। फिर यहाँ पे फिर से आपने क्या कर दिया, प्लांट लगाया उसी एरिया में, ये आपका क्या कहलाता है, रिफोरेस्टेशन। ठीक, तो ये आपका होगा प्लांटिंग ट्री रीस्टोर फॉरेस्टेशन, दोबारा उसको ये रिस्टोर करना है, फोन वगैरह रिस्टोर करते हैं जस्ट लाइक वही, ये होगा डिफोरेस्टेशन। अब एफोरेस्टेशन क्या होता है कि ये एक ऐसा एरिया है, इस जगह यहाँ पे एरिया, यहाँ पे कभी नहीं प्लांट रहा ही नहीं, आपने यहाँ पे क्या लगा, प्लांट लगा, बहुत सारा ट्री वगैरह लगा देते, ये आपका क्या कहलाएगा बताओ, ये आपका कहलाएगा क्या, एफोरेस्टेशन। ग्रोइंग ट्री इन एरिया वेयर देयर इज नो फॉरेस्ट, जहाँ ऐसा जगह ग्रो करना जहाँ पे कि कोई फॉरेस्ट वगैरह आपका नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा बताइए, वो आपका कहलाएगा एफोरेस्टेशन। जहाँ पे है पहले से, अब दोबारा वहाँ पे कर रहे हो, ट्री लगा रहे हो, तो वो आपका कराएगा रिफोरेस्टेशन। री मतलब देखो, री मतलब दोबारा। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। इससे मतलब हमको ऐसा रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे जिसके वजह से यूज़ करेंगे रिसोर्सेज के, लेकिन उसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी नुकसान, कोई भी हार्म नहीं आना चाहिए। ये आपका कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया, है ना, गुड। अब देखो प्रोटेक्टेड एरिया क्या है कंजर्वेशन के लिए, फॉर कंजर्वेशन। सबसे पहला होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंदर होता है क्या, देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एनिमल, इसके अंदर एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना राजस्थान, ये आपका क्या है, रैनथम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम्पल है, और ये कहाँ पे पाया था, राजस्थान में। सिंपल से पूछेगा बताओ रैनथम्बोर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे होता है, वो राजस्थान में है, तो ये आपसे पूछा जाए, और ये है क्या थी, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड आता है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है बताओ, लार्जेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट। ये लार्जेस्ट एरिया होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसको, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट को। दूसरा क्वेश्चन ये है। इसका एग्जांपल क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है बताओ, ये आपका उत्तराखंड में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, ये है प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी एलोंग विद द ह्यूमन सेटलमेंट। ये प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को ह्यूमन सेटलमेंट के साथ, मतलब वहाँ पे ह्यूमन वगैरह भी होते हैं थोड़ा बहुत, उसको देखभाल करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है क्या, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पे है बताओ, वेस्ट बंगाल में है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, कौन है, कहाँ पे है, क्या है। उसके बाद देखो आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर और एक्सटेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूजन, मैं आज आपका कंफ्यूजन को दूरी कर देता हूँ। इंडेंजर क्या होता है, एट अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशन और नो लॉन्गर। सबसे पहले तो एक्सटेंट को समझते हैं। एक्सटेंट मतलब क्या है, तो जो जा चुका है बेचारा, गया 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 गया, आने वाला नहीं है ना, जो चला गया सो चला गया, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो है ही नहीं दुनिया में। हुआ करता था आज से 50 साल, 100 साल, 2 साल, 100 साल, जब भी हुआ करता था, लेकिन है नहीं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटेंड करेगा। समझ में, जैसे डोडो साहब थे, पहले हुआ करते, डायनासोर जी थे, है ना, ये दोनों साहब थे, डी है ना, डी से डायनासोर, डी से डोडो, ये दोनों हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं ना है, तो ये आपका क्या करेगा, एक्सटेंड कहलाएगा। जो अब है ही नहीं ना, आने वाला है, तो आपका एक्सटेंड कहलाएगा। और इंडेंजर क्या है भाई साहब, तो ये प्रेजेंट है ना, है, लेकिन क्या पता ये टपक जाए, है लेकिन ये टपकने का इसके चांसेस बहुत, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो आपका क्या कहलाता है, इंडेंजर स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, एट रिस्क ऑफ, जैसे टाइगर साहब हैं, डायनासोर हैं, ये सारे के सारे साहब हैं, लेकिन ये क्या होता है, टपकने के इसके चांस हैं, ये जा भी सकते हैं, कभी भी टपक सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, इंडेंजर कहलाता है। जो है ही नहीं, जो टपक चुका ऑलरेडी, है ना, जिसकी कोई
एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो अब क्या है, एक्सटिंक्ट है। एक आपको देखो याद रख लो, रेड बुक डाटा आपको दे रखा है। रेड बुक डाटा क्या है, लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो ये इसके अंदर लिस्ट किया जाता है कौन कौन सा आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुका है और कौन कौन सा है यहाँ से टपक चुके हैं, मतलब जा चुके हैं। तो ये आपका कहलाता है, ये कौन से बुक के अंदर इसको पढ़ा जाता है, रेड बुक डाटा। रेड बुक डाटा आपको याद होना चाहिए। ओके, तो मज़ा आया क्या, दोनों समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो यार इसी खुशी में क्या कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दो यार। सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, और लाइक जरूर करो। कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप इसको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे करते हैं? सबसे पहला एक मूवमेंट है, आपको पता है चिपको मूवमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताओ चिपको मूवमेंट क्या है। तो चिपको मूवमेंट से क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं ना। ये मूवमेंट क्यों आया था, वाई, तो ये इसको क्यों आया था, ये कंजर्व करने के लिए, किसको, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को करने के लिए। उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर है, उसी टाइप से आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो प्रोजेक्ट चिपको मूवमेंट क्या होता है बताओ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। जो क्यों आया था, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए आया था। कहाँ पे आया था ये बताओ, इंडिया के अंदर आया था। ये आपको दो क्वेश्चन से पूछते हैं कि चिपको मूवमेंट किसको कंजर्व करने के लिए आया था, क्या एनिमल को कंजर्व करने के लिए आया था? नहीं, जो फॉरेस्ट था वो आपको प्लांट को कंजर्व करने के लिए आया था। तो इसका होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और ये कहाँ पे आया था बताओ, इंडिया के अंदर आया था, बिल्कुल। तो उसे दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में बताओ क्या है, ये आया था सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, ये डेट भी पूछा गया आपसे PYQ में। ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। और किसको प्रोजेक्ट करता है, क्या इसको प्रोजेक्ट टाइगर में लायन साहब को ये करेंगे प्रोटेक्ट? नहीं यार, ये तो टाइगर साहब को ये प्रोटेक्ट करेंगे। टाइगर साहब आपको इंडेंजर में आ चुके हैं, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसी टाइप से देखो प्रोटेक्ट एलिफेंट है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट ने लॉन्च किसके लिए किया था बताओ, किसको इसमें प्रोटेक्ट करना है? बिल्कुल यार, एलिफेंट है तो एलिफेंट को ही प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। ये सिंपल सा है, चिपको मूवमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। चिपको मूवमेंट किसके लिए था बताओ, फिर से एक बार बता दूँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। और टाइगर किसके लिए था बताओ, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे तो प्रोजेक्ट एलिफेंट किसके था, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया, गुड। अब देखो रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल यूज़ ये है, उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल यूज़ क्या है इसमें बताओ। इसके अंदर रीयूज़ है, 3 वर्ड होते हैं, रीयूज़ है ना, रीयूज़ रिसाइकिल। 3R से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बताओ 3R का क्या मतलब है। उससे 3R का मतलब है, एक R का क्या मतलब है, रिड्यूस, दूसरा का है रीयूज, तीसरा का रिसाइकिल। सिंपल से इसका ये फुल फॉर्म पूछता है, बताओ 3R मीन्स क्या है। जो कि हेल्प करता है सेविंग नेचुरल रिसोर्स को, ये भी हेल्प करता है नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने में। जैसे यूज पेपर, वुड एंड प्लास्टिक क्या है, वेजली टू रिड्यूस द डिफोरेस्टेशन। जैसे हम पेपर वगैरह अगर हम यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो ये किसको करता है, रिड्यूस कर देता है, किसको, डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस कर देता है। बस इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चैप्टर है, और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। और इतना सा पढ़ लेना जरूर, अच्छे से पढ़ लेना, इसे 2-3 बार रिपीट कर लेना। अगर आपने स्टार्टिंग का लेक्चर नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं। चलिए फिर आज का मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना आपको 10 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ईमानदारी से आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहले खुद से टिक लगाना, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका ABCD में से क्या है, ठीक। तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ काउज ऑफ डिफोरेस्टेशन। देखो ये इस चैप्टर से नोट मैंने नोट वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। तो इस पूछा कि कौन सा डिफोरेस्टेशन है, काउज नहीं है। है ना, एग्रीकल्चर की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, बिल्कुल होता है, हमने देखा अभी। कंस्ट्रक्शन की वजह से भी होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी होता है। किसकी वजह से नहीं होता है ना, कौन सा इसमें नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर इसका है C। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया एमंग द फॉलोइंग। इसमें से लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया किसका, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर इसका है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विच बुक कंटेन द लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। चाहे यहाँ इंडेंजर्ड पूछ दे या मैं एक्सटिंक्ट पूछ ले, दोनों के लिए सेम बुक है। उस बुक का नाम क्या है, ग्रीन बुक, ब्लू बुक, क्या वाइट बुक है, नहीं, कौन सा बुक है बताओ, रेड बुक है, RED, रेड, BOO के बुक है, रेड डाटा बुक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है बताओ, B है। अगर यहाँ इंडेंजर के बटे एक्सटिंक्ट पूछता फिर भी क्या होता है, ऑप्शन नंबर B ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड में क्या था बताओ, क्या आपका डॉग था, डॉग तो यार बहुत ज़्यादा, गाँव, एलिफेंट, ये सब पे सब है। अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आपका आता है सिंपल से, अभी फिलहाल क्या आया, टाइगर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्ट टाइगर। कौन सा कंजर्वेशन प्लांट लॉन्च किया गया था, किसके लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बताओ क्या प्रोटेक्ट एलिफेंट, नहीं, ये क्यों किया गया था बताओ, ये तो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। इसके लिए क्या हुआ, प्रोटेक्ट टाइगर, टाइगर के लिए कौन सा किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है C। कब किया गया था बताओ, डेट अब बताओ, डेट कब बताओ, कब किया गया था, 1900 कितना था बताओ ये भी, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द चिपको मूवमेंट प्रोमोट। चिपको मूवमेंट किस चीज़ को प्रोमोट करता है? क्या डिफोरेस्टेशन को प्रोमोट करता है? नहीं यार, ये डिफोरेस्टेशन को प्रोमोट क्यों करेगा? क्या ये वाटर पॉल्यूशन को प्रोमोट करता है या वाइल्ड लाइफ हंटिंग को प्रोमोट करेगा? नहीं, ये किसको प्रोमोट करता है? ग्रीन कलर से ग्रीन क्या है ये? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये प्रोमोट करता है, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए प्रोमोट करता है ये, ना ही डिफोरेस्टेशन के लिए, ना ही वाटर पॉल्यूशन के लिए, ना ही वाइल्ड लाइफ हंटिंग की। ठीक, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन क्या बताओ? ऑप्शन नंबर इसका है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक्सटिंक्ट में आप डबल डी याद कर लो, डी एंड डी, डबल डी, डी से डोडो, डी से डायनासोर। आप देखो, पांडा तो है नहीं, क्रोकोडाइल तो है नहीं, और डॉल्फिन साहब तो कोई बात ही नहीं, तो क्या है इसमें बताओ? डी होगा, या तो डी है या तो डायनासोर, दो ही चीज़ आपके में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बताओ क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, डिफोरेस्टेशन लीड टू। अब जो डिफोरेस्टेशन होता है वो किस चीज़ को लीड करता है ना, क्या करता है डिफोरेस्टेशन बताओ? इंक्रीज रेनफॉल, क्या वो रेनफॉल को बढ़ा देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। मोर ऑक्सीजन इन द एयर, क्या डिफोरेस्टेशन लीड किससे होता है बताओ? किससे होता है? नहीं होता है। इंक्रीज इन प्लांट लाइफ, नहीं यार, सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या बताओ? ऑप्शन नंबर है बी। समझ में आ रहा है ना? आ रहा था, कमेंट करो दे रहा, हाँ सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, एक मिनट भाई, जूम हो गया, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोस्फीयर रिजर्वियर इन इंडिया। इसमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्वियर है जो कहाँ पे है बताओ? इंडिया के अंदर है। इंडिया कहाँ रहते हो आप? इंडिया कौन सा है? सुंदरबन, सुंदरबन, इंडिया, 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 सुंदरबन, सुंदरबन। ऑप्शन नंबर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डू विच ऑफ सॉरी यार, व्हाट शुड वी डू फॉर कंजर्व फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए? कट मोर ट्री। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए पूछा ना, क्या ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्री को कट कर दोगे तो क्या फॉरेस्ट आपका कंजर्व हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा यार, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो इंक्रीज डिफोरेस्टेशन, क्या आप डिफोरेस्टेशन को इंक्रीज करोगे तो इसके वजह से फॉरेस्ट कंजर्व होगा? बिल्कुल नहीं। हंट मोर एनिमल को मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, क्या फॉरेस्ट कंजर्व हो जाएगा? नहीं, उस वजह से भी नहीं होगा। सिंपल सा है, रीप्लांट या डिफोरेस्टेशन, मतलब कि दोबारा हम डिफोरेस्टेशन वगैरह करेंगे, है ना, डिफोरेस्टेशन करो या एफोरेस्टेशन करो, उसकी वजह से हमारा क्या होता है? फॉरेस्ट कंजर्व होता है। तो आपका यहाँ पे आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप हमें कमेंट कर बताएंगे 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो कल का मैं आपको, देखो ये आपका मैच दी कॉलम है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, जिसको मैं कल आपको डिस्कस करूँगा। ठीक, ऐसे आप अच्छे से बना लेना। तो ये मैच दी कॉलम है, एक है ना, मैच दी कॉलम से क्यों देता हूँ? ताकि आपके देखो, एक मैच दी कॉलम से आपके 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, तो एक मैच दी कॉलम से आपके 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं मैच दी कॉलम आपको होमवर्क में देता हूँ। इसे आप जरूर सॉल्व करना ईमानदारी से। कल वाला जो मैंने आपको करवाया था, तो कल का मैच दी कॉलम का सॉल्यूशन देखो क्या है। मैं थोड़ा पेंसिल चेंज कर लूँ, 1 मिनट रुक जाओ, कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, थोड़ा कुछ अच्छा वाला कर लूँगा, अच्छा येलो कर लेते हैं, ये तो मज़ा आता है लिखने में। तो देखो, हाँ, तो कल का जो आपका मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता दूँ। तो ऑप्शन नंबर ए, एलपीजी बताओ, एलपीजी किस चीज़ में यूज होता है बताओ? कुकिंग में। तो ए का क्या है बताओ? ए का हो जाएगा डी। उसे आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम कैसा होता है? हॉटेस्ट जोन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? दूसरा का ई हो जाएगा। तीसरा का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में हेल्प करता है? क्या करता है? ग्लोबल काउज, ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काउज करता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है बताओ? इसका ए हो जाएगा। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मैंने बताया था ना, 3 टाइप का आपके कम्बशन थे, एक्सप्लोजन थे, रेपिड थे ना, और एक क्या था बताओ? तीसरा का नाम बताएंगे आप। तो इसमें बताओ, एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल दे रखा था, क्या है बताओ? ऑप्शन नंबर बी, फायर क्रैकर। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस चीज़ में हेल्प करता है बताओ? फाइव का क्या हो जाएगा बताओ? किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प इन कंबशन। तो ऑक्सीजन का जलाने में हेल्प करता है किसी चीज़ को, भाई चल भाई जलाते हैं तो ऑक्सीजन को लेकर जा। तो आपका ये होता है कंप्लीट। देखो यार, जब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होता है सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई का चैनल है, क्या दिक्कत है ना। तो आप देखो, जाना मेरे चैनल में, आप प्ले लिस्ट में चले जाना ईमानदारी से। प्ले लिस्ट में आप जैसे जाओगे तो आपको चैंपियन गाइड नाम से वहाँ सीरीज़ मिलेगा सबसे पहले। तो उस सीरीज़ में आपको देखो, ऑलरेडी मैंने 3 से 4 लेक्चर वहाँ पे कवर कर दिया है। तो सबके सब उतनी 20 से 25 मिनट के, 30 मिनट के अंदर ही मैं सारा लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और उतने ही टाइम लगेंगे आपको। तो आप सारे लेक्चर देख लो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लेना, लेकिन आपसे ज़रूर देख कर जाना एग्जाम देने से पहले। और मैं देखो, मैथ्स का PYQ अपलोड कर रहा हूँ, 2016 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और 2024 तक आपको वहाँ पे PYQ मिलेगा, मतलब पूरा A to Z आपको PYQ मिलेगा, डिटेल्ड एनालाइज। और मैथ्स का है ये, और मेरी गारंटी है कि आपको A to Z क्वेश्चन समझ में आएगा। और मैं बहुत अच्छे, आप जहाँ पे एक बार लेक्चर अटेंड करो, अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना। तो मेरा ये ID है, देखो अगर आपको समझ में ना आए ना तो मुझे मैसेज यहाँ पर कर देना, सर मुझे नहीं आ रहा समझ में, आप जो मैथ पढ़ा रहे हो। ये मेरा ID है, एक आदिल
AQUADIR 374, AQUADIR 374, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे वहाँ पे कमेंट बिल्कुल करना कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं उम्मीद कि नहीं आएगा, मुझे 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। तो आप वहाँ पे मैथ्स का PYQ कर लेना, और मैंने आपको साइंस का ऑलरेडी PYQ पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसे भी जरूर करके जाना है, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं। और सबसे बेहतरीन सीरीज मास्टरी इन एनसीईआरटी मैंने करवाया था। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप AMU के स्टूडेंट हो तो आपके पास ऑलरेडी अभी टाइम है, तो आप इसे ज़रूर करके जाना। तो वहाँ पे मैं क्या करवाया इस सीरीज़ में, तो 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर का करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें भी, और A to Z इसमें उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है ना कि जैसे आप लोग बुक पढ़ रहे हो। तो आप जरूर 1-2 लेक्चर देखना, अगर अच्छा लगे तो आप टोटल लेक्चर देख लेना, लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे ये चीज़ को आप जरूर करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आप फर्स्ट अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का स्कैनर है, आप इसे स्कैन करके मेरे आईडी पे पहुंच सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। अभी तो रहते हैं, अभी तो बहुत सारा सफ़र अभी तय करना है, 9, 10, 11 है, तो हर चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए लेक्चर लेकर आऊँगा। आपका साथ चाहिए बस, है ना, आप सपोर्ट करें, और आप सपोर्ट कर भी रहे हो यार, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ओके बाय। आप अच्छे से बस पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होकर पढ़ो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई दर्द, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, सर मुझे ये दुख है, मुझे तकलीफ है, मुझे इससे निकलना है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। अब कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम, मुझे वहाँ पर शेयर कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके भाई, चलिए मिलते हैं फिर कल।